हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के अनसॉल्व का सेट दूसरा हल करने जा रहे हैं। अगर अभी आप लोगों ने पहला सेट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। अनसॉल्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अनसॉल्व के साथ सेट हल कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है किसी भी पेपर में। तो इसलिए आप लोग अनसॉल्व की सारी तैयारियां बहुत अच्छे ढंग से कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस मारना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस नहीं मारेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा काम है आपको समझाना, समझना आपका काम है। तो इतनी ही बात के साथ हम लोग चलिए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। पहले हमारे विकल्प वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे वर्णात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। तो वर्णात्मक प्रश्न को हम लोग बाद में हल करेंगे। पहले हम लोग विकल्प के वाले प्रश्नों को पहले हल करके उसके उत्तर को टिक कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लासा 12 और 21 का 84 दिया गया है, इनका मासा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तो कोई दो नंबर दिए हो और उनका लासा या मासा कोई दिया हो और उसमें से किसी एक चीज़ को पूछा जा रहा हो तो उसके लिए फार्मूला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा समय को कम लगने की वजह से सारी चीज़ों को लिख रखा है। तो यहाँ पर जो दिया था हमने उसको लिख लिया और ये फार्मूला हमारा यहाँ पर लग रहा है, इस फार्मूले को हमने लिख लिया, ठीक है। आपका लासा 84 दिया गया था, इसको लिखा। मासा आपको निकालना है और उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसके बाद मासा ज्ञात करना है, तो 84 को इधर भेज देंगे, इधर गुणे में था इधर बटे में हो गया। फिर उसके बाद 84 आपका 12 से कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 84 आपका 21 से कट जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 4 को फिर हम 4 से भाग कर देंगे 12 में, तो कट के 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कंचे का मतलब होता है जो कांच की गोलियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नीला 4 सफ़ेद 8 लाल दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर हमने जो दिया था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुल कितने कंचे हो जा रहे हैं, यानी कुल कितने कांच की गोलियां हो जा रही हैं, तो 6 + 4 + 8 यानी कुल मिलाकर 18 कंचे हो जा रहे हैं सब मिला करके। अब हमको किसकी प्रायिकता निकालना है, तो हमें नीले रंग की गोली की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर नीले रंग की गोलियों की संख्या जो है आपका वो कितना है, वो 6 है। तो 6 आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा और कुल परिणाम आपका जो है कितने कंचे बन रहे हैं वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लगा दिया प्रायिकता बराबर। तो यहाँ पर आपका अनुकूल 6 है, कुल आपका 18 है, तो यहाँ पर 6 × 18 यानी 1/3 आ रहा है। तो ये 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है बहुलक दिया गया है, माध्यक दिया गया है, 42 और 38.1 क्रमशः दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुलक का मान हो गया, ये आपका माध्यक का मान हो गया। यहाँ पर आपसे माध्य पूछा जा रहा है तो इसके लिए सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर जो दिया था मैंने उसको लिख लिया और उसके बाद सूत्र यहाँ पर होता है 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मान को रखा, ठीक है। यहाँ 3 गुणे और माध्यक आपका 38.1 है माइनस बहुलक आपका 42 है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, तो 2 गुणे माध्य बराबर इसका गुणा किया, यहाँ पर 114.6 आ गया और उसके बाद यहाँ पर 42 लिखा गया, बहुलक का मान 42 है, 42 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इसको घटाया गया तो ये आपका 72.6 आएगा और उसके बाद 2 इधर गुणे में था, इधर आ गया बटे में, तो भाग दिया जाएगा तो 36 यानी 36 × 72 और 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किस में दिया गया है ऑप्शन 36.3, तो 36.3 आपका जो है यहाँ पर 36.15 आ रहा है। तो ये लगभग उसके आसपास का आंसर यही है, 36.15 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का है, इसमें कह रहा है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से ऐसे ही समझ सकते हो।
इसमें कह रहा है कि इसमें बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो इसके लिए बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 18 है बारंबारता में, तो इसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 और 20 इसी का 18 का बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने ऐसे लिख दिया है इसको अच्छे से, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, 15 से 20, 15 से 20 आपका डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है तस्वीर वाला जो कुल मिलाकर के 12 पत्ता होता है, 4 बेगम 4 बादशाह, ठीक है, और उसके बाद एक क्वीन वाला होता है, मिलाकर के 4 तिहाई 12 जो है तस्वीर वाले 12 पत्ते हो जाते हैं। तो 12 आपका अनुकूल परिणाम हो गया और ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो आपका कुल परिणाम आपका 52 हो गया। तो यहाँ पर हमने कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम को लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अनुकूल परिणाम ये आपका 12 हो गया और कुल परिणाम आपका ये हो गया। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 12 है, कुल परिणाम आपका 52 है। यहाँ पर इसको काट देंगे तो 3 चौके 12 और 13 चौके 52, ठीक है, यानी 4 से कट जाएगा तो 3/13 आएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें दे रखा है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3/13 यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी का। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर जो बनता है वो सदैव आपका अपरिमेय ही रहता है। ध्यान रखिएगा, वो सदैव अपरिमेय ही रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय ही रहता है, इसलिए हमने इसको स्टेटमेंट में लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है इस बात को आप ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय का मतलब होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 इस तरह से जो भी हो। तो अगर मैं देखिए इसको मतलब इसको भी किसी भी प्रकार से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये सॉल्व नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर इसके रूट हट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारा क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। इसको भी उसी प्रकार 7 दूना 14 होगा, रूट में ही रहेगा, तो इसका भी कुल मिलाकर के सॉल्व नहीं बन पाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हमारा बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो है इसका सॉल्व हमारा जो बनेगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको मैं जब सॉल्व करूँगा यहाँ पर देखिए तो ये हमारा एक ब्रैकेट में a+b दूसरे ब्रैकेट में a-b यानी a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर -7 हो जाएगा, घटाएंगे -2 आ जाएगा। तो -2 आपका एक परिमेय की श्रेणी में आता है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही जो है एक परिमेय बन पाएगा, बाकी ये भी नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगा। तो यहाँ पर इसके जो बीच की दूरी होगा आपका ये वाला होगा। कैसे होगा यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 2 बिंदु आपके दिए गए थे उन दोनों बिंदुओं को हमने लिख लिया है, ठीक है। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान को रख लिया है, x1 y1 x2 y2 सबका मान यहाँ पे रख लिया है चिन्ह के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बन रहा है। अब यहाँ पर जब ये हमारा बन रहा है तो देखिए ये आपका a - b का होल स्क्वायर बन रहा है और ये भी वही आपका बन रहा है। तो यहाँ पर इसको तोड़ा हमने तो b² + a² - 2 ये भी बनेगा। और इसको देखिए, इसको मैं यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं जब इस तरह का फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस को जब हम कॉमन कर लेंगे ना तो यहाँ पर हमारा जो है a + b इसको लिखा जाएगा। अगर फिर माइनस का दोबारा गुणा कर देते हैं आप लोग इसमें तो फिर यही चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया है और माइनस को कॉमन लिया तो अंदर आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब माइनस का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो गया और उसके बाद ये हमारा a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दिया गया, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर ये आपका +2ab विपरीत चिन्ह के साथ है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पर आपका ए स्क्वायर जोड़ा जाएगा, प्लस प्लस में है तो 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो प्लस में है प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यही ऑप्शन इसका राइट है। आप इसको चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, अगर ऑप्शन में ये भी दिया होता तो यही वाला सही होता, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिया है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल जो होता है इसके लिए शर्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है समीकरण को और उसके बाद इसकी तुलना किया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे ए। तो यहाँ पर b के गुणांक में माइनस का 4 है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और उसके बाद a के जगह पर यहाँ पर a का गुणांक जो है 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a के जगह पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिखे, 4 बटे 4 कट गए, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हमारा जिस ऑप्शन में दिया होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए हमारा एक ऑप्शन में दिया गया है ए वाले में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो इसमें कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर यानी ये किस प्रकार का हल होगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको हल करूँगा तो ये हमारा जो है कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, लेकिन कैसे यहाँ पर इसको हम लोग हल करके समझेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण को लिखेंगे, तो देखिए समीकरण को जब लिखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो एक तरफ 0 लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको पक्षांतर कर लिया और 0 एक तरफ जो है हमारा 0 बन गया। तो यहाँ पर यही दोनों समीकरण के साथ किया गया है। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरण की तुलना करना है। इस समीकरण की तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे वाले समीकरण की तुलना करना होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसकी तुलना किए तो x के गुणा में कुछ नहीं है, यानी इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसके कॉफिशिएंट में 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर a1 की जगह पे 1 हो गया, और b1 की जगह पे यहाँ पर चिन्ह माइनस के साथ तो -1 हो जाएगा, और c1 की जगह पे -8 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे -3 और c2 की जगह -16 हो गया। अब यहाँ पर इनका अनुपात निकालना है, तो a1 a2 का निकालेंगे तो 1/3 हो गया, a1 का 1 और a2 का मान 3 है। b1 बटे b2, तो b1 का मान आपका -1 है और b2 का मान आपका -3 है, ठीक है। उसी प्रकार c1 c2 का निकाला गया, तो c1 का मान -8 है और c2 का मान -16 काट दिया गया, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो a1 a2 का मान 1/3 है, इसका मान भी 1/3 है, इसका मान 1/2 है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू बराबर है, 1 वैल्यू नहीं बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई हल नहीं है तो किस ऑप्शन में आपका दे रखा है, तो यहाँ पर आपका कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो k का मान क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसमें समझ लीजिए, जब भी कह रहा हो कि एक मूल दिया है तो समझ लीजिए कि वो x का मान दिया गया है। तो यहाँ पर x के मान को उसी समीकरण में रख करके और यहाँ पे k का मान निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देख लीजिए इसको हल कर रखा है। यहाँ पर एक मूल x बराबर 2 दिया है और k का मान आपको निकालना है। तो x के मान को समीकरण में रखा गया, 2 का स्क्वायर, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर, जहाँ पर वैसे x है वैसे x लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, माइनस का 2 के माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, -8 में से प्लस का 4 निकलेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 2 के बराबर 0। उसके बाद 4 इधर आएगा प्लस में, तो यहाँ 2 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो 4 दूना यानी 2 दूना 4 कट जाएगा, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 2 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाले ऑप्शन में इसका दिया गया है राइट ऑप्शन, ये सही है इसका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, एक समांतर श्रेणी ए पी बराबर 10, 7, 4 डैश डैश का बीतवां पद होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले श्रेणी को लिख लिया है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको ऐसे ही हल किया जाएगा। यहाँ पर हमने श्रेणी को लिख लिया है और यहाँ पर जो है श्रेणी जो होता है इसको हम लोग को ऐसे मानना होता है A1 A2 A3, ठीक है, जो कि इसका क्रम होता है। यहाँ पर हमने श्रेणी को मान लिया। अब श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद इसका सर्वांतर निकाला जाएगा, तो सर्वांतर D बराबर होता है यानी कि A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पहला पद घटाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सर्वांतर निकालते हैं, तो यहाँ पर A2 का मान 7
और उसके बाद A1 का मान 10, तो -10 घटाएंगे, -10 में से 7 जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 20वां पद निकालना है, तो पद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है A/n बराबर A + n - 1 × d होता है। यहाँ पर n का यानी 20वां पद दिया तो n का मान हो गया, तो ये A20 बराबर, हाँ यहाँ पर प्रथम पद 10 है, 10 + 20, n का मान 20 है, ठीक है। उसके बाद -1 गुणे d का मान आपका -3 है, -3 यहाँ पर लिख दिया गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 19 यहाँ घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का गुणा -3 में होगा तो 19 या 57 हो जाएगा। तो A20 बराबर 10 - 57, और -57 में से 10 घटाएंगे तो आपका -47 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में हमारा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा देख लिया जाए किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है -47, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई होगी। यानी ये कुछ वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर PQ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और उसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है और यहाँ पर उसकी त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर बना लिया गया है। अब यहाँ से कोई एक बिंदु ओ से क्यों जाता है, मिलता है, जो कि ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो हमको कह रहा है इसी का मान PQ का मान बताना है। तो यहाँ पर PQ की लंबाई हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, PQ का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इस त्रिभुज में लागू होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। आपका कर्ण आपका 12 दिया गया है, उसके बाद लंब आपका 10 दिया गया है, आधार आपका ए यहाँ पर PQ है तो PQ यहाँ पर लिख लिया जाएगा, BQ नहीं लिखा जाएगा, PQ। तो यहाँ पर PQ हमने लिख लिया भाई, PQ, ठीक है, PQ, ठीक। यहाँ पर हमने सब PQ कर लिया, क्योंकि PQ यहाँ पर होगा तो PQ ही निकालना है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर PQ स्क्वायर बराबर 100 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 144 - 100 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर PQ स्क्वायर, इसका रूट हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। तो PQ बराबर ये इसका 2 दूना 4 और 4 11 चौक 44 हो जाएगा। यानी कि इसका वर्गमूल बनेगा 2√11, ठीक है। तो 2√11 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे हम लोग। तो 2 हमारा 11 C वाला ऑप्शन में दिया गया है, इसका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी दो घन हैं जिनको जोड़ दिया जाता है और इनका आयतन 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको। यहाँ पर देखिए दो घनों को हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पर क्या किया, इसका आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आयतन का सूत्र होता है A क्यूब, ठीक है। तो A क्यूब बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर इसका घनमूल करेंगे 8 का, तो यहाँ पर 2 गुणे बनेगा और घनमूल 3 का जोड़ा के बन करके 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक भुजा इसका पता हो गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो घनाभ में होता क्या है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है भाई। अगर दो घन को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी ऊंचाई और चौड़ाई आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर लंबाई जो है देखिए आपका यहाँ पर एक भुजा 2 सेंटीमीटर आया है, यहाँ 3 नहीं है 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर निकल के आया है, तो जोड़ेंगे तो 2 4 हो जाएगा। तो ये लंबाई आपका L बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और उसके बाद चौड़ाई आपका वही रहेगा, ठीक है। भुजा की चौड़ाई वही रहेगा और हाइटिया भी आपका, हाइट भी यानी ऊंचाई भी वही रहेगा। तो यहाँ पर अब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान को रख लिया है 2 × उसके बाद LB, L का मान आपका मेरे प्यारे बच्चों 4 है, B का मान आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 2 हो गया, प्लस B का मान आपका 2 है तो 2 गुणे, और H का मान भी आपका 2 है, 2 × 2 प्लस 2 HL 2 गुणे, यानी 2 H का मान 2 है
गुणे एल का मान आपका 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लिया। उसके बाद 2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 8 16 4 20 हो जाएगा। 20 गुणे 2 होगा, 20 का गुणा 2 में हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो 14 सेंटीमीटर का एक पहले आप जो है क्या कर लीजिए, वृत्त बना लीजिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने जो है एक वृत्त बना लिया है। देखिए त्रिज्यखंड का मतलब होता है जो त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ एरिया होता है, घिरा हुआ एरिया होता है, उसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लिख लिया गया और इसका क्षेत्रफल आपका 154 दिया गया, 154 यहाँ पर लिखा गया। थीटा का मान निकालना, इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए, और पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 14 दिया है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर लिख लो या फिर आप 2 बार उसका गुणा करके लिख दो। यहाँ से जो कट रहा है उसको काटा गया, 7 दूना 14 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बचा, 154 बराबर थीटा गुणे 22 गुणे 14 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जो है इस सब को उधर पक्षांतर कर दें क्योंकि हमको थीटा बराबर वैल्यू निकालना है। तो हमने इस सारी चीज़ों को उधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो जो इधर बटे में था इधर आया गुणे में हो जाएगा इधर, और जो आपका गुणे में था उधर आएगा इधर आएगा, वो बटे में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स 22 गुणे 14 गुणे 2, ये आपका बटे में हो गया क्योंकि इधर गुणे में था, और ये आपका बटे में था, ये आ गया गुणे में हो गया। अब यहाँ पर इसको काटा गया 22 सत्ते 54, अब ठीक है 7 आ गया, फिर इस 7 को 14 से काटा गया, 7 दूना 14 यानी कि यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर इस 2 का गुणा यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ऊपर 360 केवल बचेगा। अब 360 में 4 से भाग करेंगे तो आपका 90 आएगा, तो थीटा का मान जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 जिस ऑप्शन में हमारा दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कह रहा है 2 sin 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आसान सा है, मैं इसको यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर देखिए आप लोग, 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और उसके बाद कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका √3/2 आ जाएगा, √3/2। तो √3/2 हमारा जिस ऑप्शन में दिया गया है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर √3/2 हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है ये भी आपका, देखिए आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब आपका 3, कर्ण आपका 4, तो यहाँ पर लंब 3 कर्ण 4 का एक त्रिभुज बना लिया गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें पाइथागोरस जब लगा दिया पाइथागोरस पर में, तो यहाँ पर इसका आधार निकल के आया √7, ठीक है। अब यहाँ पर √7 आधार पता हो गया, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब आपका जो है √3 केवल 3 है और आधार आपका √7 आया है, तो यहाँ पर 3/√7 हो जाएगा। तो 3/√7 हमारा जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो वाला ऑप्शन उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका cos A प्लस cot A बराबर 1 माइनस cos A का मान निकालना है। तो ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन होगा साइन होगा, लेकिन कैसे होगा आइए हम इसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको लिख लिया है और यहाँ पर इसको चेंज किया और इसको चेंज किया। इसको चेंज किया, cos A का फार्मूला होता है 1/sin A प्लस cot A का फार्मूला होता है cos A/sin A, और इसको इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, इसको ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो जब भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या होगा, इसका लासा लिया गया और लासा लेने के बाद आपको क्या करना होता है, जो कटेगा हर से भाग करने पर वो आपका कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन कट गया, साइन कट जाएगा, केवल ऊपर अपान 1 प्लस cos A बचेगा, तो 1 cos A हमने लिख दिया है, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 माइनस cos A है, तो 1 cos A भी हमने लिखा। अब ये आपका फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1 स्क्वायर
ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये बन रहा है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो फार्मूला वही बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में साइन ये है तो साइन ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पे साइन स्क्वायर ये लिख दिया गया, और बटे में साइन है तो साइन से एक साइन कट गया, केवल साइन बचेगा। तो यही ऑप्शन इसका जो हमने अभी बताया था उसका वही ऑप्शन सही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बटे 1 माइनस क्वाट स्क्वायर ये का मान होगा। तो इसका मान होगा माइनस टेन स्क्वायर ये, लेकिन कैसे होगा इसको हम लोग हल करके समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर इसको एक को चेंज कर लिया गया है, कॉट स्क्वायर ये की जगह पे 1/10 स्क्वायर ये लिख लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसको जब लासा लेके सॉल्व किया गया तो ये आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर ये -1/10 स्क्वायर ये, 10 स्क्वायर ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ये माइनस 10 क्यूब ये, ठीक है। इसका स्क्वायर वाले में फिर गुणा होगा तो क्यूब ये बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने माइनस के साथ 10 स्क्वायर ये कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल -1 बच जाएगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 10 स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर भाई स्क्वायर था और यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो जब इसका गुणा होगा तो ये क्यूब नहीं होगा, 10 पे पावर 4 होगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से जब कॉमन लिया गया माइनस के साथ तो ये आपका बचेगा, और उसके बाद में 10 स्क्वायर ये नीचे आपका लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या किया, इसको आगे पीछे लिख लिया, 10 स्क्वायर ये को पहले लिख लिया, -1 को बाद में लिख दिया, ठीक है, आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ये सिमिलर इसी की तरह से बन जाएगा, तो ये आपका सेम वैल्यू वाला चीज़ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, केवल -10 स्क्वायर ये बचेगा। तो माइनस का 10 स्क्वायर ये आपका जो है जिस भी ऑप्शन में है वो सही है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक चित्र दिया गया है, इसमें ST समांतर है QP के, ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी दी गए हैं, QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद PT बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको TR का मान निकालना है, TR मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें थेल्स प्रमेय लागू होगा। जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दिया गया हो तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू होता है। तो थेल्स प्रमेय यहाँ पर हमने लगा दिया है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, समांतर दिया था, समांतर हमने लिख लिया है। अब उसके बाद थेल्स प्रमेय लगाया तो हमने क्या लिखा, PT बटे TR, तो यानी PT बटे TR। आप ऐसा भी लिख सकते थे RT/TP, ऐसा भी लिख सकते थे, बराबर में QS यानी QS यहाँ से लेकर यहाँ तक, QS बटे में SR, तो SR लिख लिया, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे RS बटे QS, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया था हमने लिख लिया, PT का मान 2.8 और उसके बाद QS का मान 3, ठीक है, उसके बाद SR का मान 1.5, फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। उसके बाद फिर 3 इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, 3 से आपका 15 कटेगा, 0.5 आएगा, 0.5 का गुणा 2.8 में करेंगे तो आपका 1.4 आ जाएगा। तो TR का मान 1.4 होगा। अब 1.4 हमारा जिस भी ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.4 हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से आ चुके हैं वर्णात्मक प्रश्न पे। तो वर्णात्मक प्रश्न हमारा देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यह क्वेश्चन लगभग यहाँ पर बदल के भी दिया जा सकता है, यहाँ पर √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या किया गया है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको उसका उल्टा मान के चलना है। तो यहाँ पे आप परिमेय कहा था तो हमने इसको परिमेय मान लिया, और जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो हम इसको P/Q के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इसके बराबर में लिख लिया, और जहाँ P और Q को क्या मानना है, सहभाज्य पूर्णांक मान के चलना है, और Q का मान 0 नहीं लेना है, ठीक है। इस शर्त को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने फिर इसका तिरछा गुणा किया तो P बराबर √2Q मिल गया हमको। अब जब ये मिल गया तो हमने इसका क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को करने जाना है हर एक क्वेश्चन में। अब जब हमने इसका वर्ग किया
तो यहाँ पर हमको मिलेगा पी स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद क्या किया, 2 को इधर लाया हमने तो 2 इधर बटे में हो गया, इधर गुणे में हो गया। इसको माना समीकरण 1। अब समीकरण 1 से हमको क्या स्पष्टीकरण मिलता है कि यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से इसमें भाग हो रहा है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो जाएगा तो यहाँ पर अगर केवल पी हो तो पी भी केवल 2 से भी विभाज्य हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले समीकरण से एक स्पष्टीकरण मिलता है। अब इस यहाँ पर पुनः हम एक शर्त लागू करते हैं कि यहाँ पर p बराबर हम कोई पूर्णांक मान के चलते हैं 2m। ठीक है, यहाँ पर 2m ही मानेंगे। अगर √3 होता तो 3m माना जाता, √5 होता तो 5m माना जाता, ऐसे माना जाएगा। और इसको मानने के बाद हमको इस वैल्यू को हमको समीकरण 1 में पुटअप कर देना है। तो इस समीकरण 1 में हमने क्या किया, इस मान को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर p के जगह पे 2m रखा, इसका स्क्वायर किया, बटे में 2 किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 दूना 4, 4m स्क्वायर बटे में 2 बराबर q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 2 को इधर लाया गया तो यहाँ पर m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2 मिला। अब यहाँ पर हमको इससे क्या निष्कर्ष मिला, यहाँ पर एक निष्कर्ष ये मिला समीकरण 2 मानते हुए कि यहाँ पर q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है। तो जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहाँ पर अगर खाली q होता तो वो भी 2 से विभाज्य होता। ठीक है, तो वो भी केवल 2 से विभाज्य हो जाता। तो अगर जब ये 2 से विभाज्य हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में p भी 2 से विभाज्य है और समीकरण 2 में q भी 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर p और q जो है पूर्णांक होने की वजह से ये विभाज्य हो गए। तो जब ये विभाज्य हो गए तो यहाँ पर आपका जो √2 है वो बचा केवल वही, तो यानी उसका कोई हमको रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो जब कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया तो इसका मतलब वो आपका क्या है, वो आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर p क्यों आपका एक परिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है और √2 आपका एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारा कल्पना गलत सिद्ध होता है। अतः जो रूट की संख्याएं हैं वो कुल मिलाकर के आपकी जो है वो अपरिमेय संख्या ही होंगी, जिसका वर्गमूल एक हमको पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन इसका हल हो गया। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिएगा, इसमें कह रहा है 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a और बटे में 1 - cos a। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप चाहे LHS लेकर के RHS को सिद्ध करो, चाहे फिर RHS को लेकर LHS को सिद्ध करो, यानी यहाँ पर आप दोनों तरीका लागू कर सकते हो। तो चूँकि हम लोग LHS लेंगे, ठीक है, LHS लेने पर तो चलिए हम लोग LHS लेते हैं। तो LHS आपका यही है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस, अब हमको फार्मूला पता है कि sec a बराबर होता है 1 / cos a। तो यहाँ पर हमने 1 / cos a लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बटे में sec a, फिर sec a की जगह पे 1 / cos a लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 / cos a लिख लिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो cos a करने में cos a हो जाएगा, तो cos a, ठीक है, उसके बाद में प्लस का 1 हो जाएगा और उसके बाद बटे में आपका cos a हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद बटे में आपका 1 / cos a है, तो यहाँ पर 1 / cos a लिख दिया जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बटे का बटा हो गया तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है, हर का हर में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये cos a से cos a कट जाएगा आपका। यहाँ पर आपका केवल बचेगा क्या, आपका बचेगा cos a प्लस का 1, उसके बाद बटे में आपका यहाँ पर 1 बच गया। तो 1 बच गया तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। अब देखिए, अब हमारा सवाल अभी तो हल नहीं हो पाया है, तो हमको क्या करना है, हमको यही चीज़ लाना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका कर लेते हैं परमीकरण। तो परमीकरण यहाँ पर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके उल्टा चिन्ह करके परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर इसके अंश और हर में हम लोग इसका उल्टा चिन्ह करके इसका गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर cos a + 1 है तो हम cos a - 1 करेंगे। ठीक है, तो cos a - 1 और cos a - 1 हमने यहाँ पर इसका परमीकरण करने का प्रयास किया। अब जब इसका परमीकरण करने का प्रयास किया हम लोगों ने तो हमको क्या मिलता है देखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो अभी सवाल गलत भी हो सकता है। सवाल गलत क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारा cos a + 1 बच रहा है, तो ये जो बच रहा है हमारा cos a + 1, हम इसको क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में ना लिख करके बल्कि हम इसको 1 + cos a के फॉर्मेट में लिख देते हैं। 1 + cos a, ठीक है, और बटे में आपका 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। अब हम लोग इसका रेजनाइजेशन करते हैं, यानी इसका परमीकरण करते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, उल्टा चिन्ह करके करेंगे, 1 माइनस कॉस ये बटे में 1 माइनस कॉस ये। ठीक है, इस स्टेप को आप नॉट एक्सेप्ट करिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये, और उसके बाद बटे में यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा तो 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, और उसके बाद बटे में 1 माइनस कॉस ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ये के बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आपका साइन स्क्वायर ये के बराबर होता है। उसके बाद बटे में 1 माइनस कॉस ये है तो कॉस ये। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ये बटे 1 माइनस कॉस ये, और यही चीज़ हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब आता हम लोग सवाल, जब हमारा हल हो चुका तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी कि हमने LHS को लेकर चला, RHS हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यह सवाल हमारा सिद्ध हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, पहले हम लोग इस यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जीवा देखिए, इसकी जो त्रिज्या है वो आपका 21 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसकी त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका समकोण बना रहा है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और ये इसकी जीवा है, इसको मिला देते हैं, ये जीवा के साथ में ही समकोण बना रहा है। तो यहाँ पर हमको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें जो देखिए त्रिज्या है वो r बराबर आपका 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो इसके अंदर कोण बन रहा है वो आपका 90 अंश बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके लिए जो फार्मूला लगता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो कैसे क्या होगा इसका, देखिए कैसे इसका कॉन्सेप्ट आप सेट करेंगे उसको समझिएगा। देखिए कैसे इसका लघु वृत्तखंड, यानी इतने का लघु वृत्त, ये जो लघु वृत्त है छोटा सा जो वृत्त बना रहा है, इसमें क्या करना है, देखिए ये पूरा आपका एक त्रिज्यखंड बना रहा है, ये पूरा हिस्सा OAB ये पूरा आपका एक त्रिज्यखंड बना रहा है, यानी त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ हिस्सा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अगर मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो सिर्फ हमारा ये इतना निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दिया है। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आपका θ/360 होता है, 360 गुणे πr स्क्वायर होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये समकोण है क्योंकि इसमें एक 90 अंश का कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब होता है, चाहे लंब कहो चाहे ऊंचाई कहो। तो थीटा का मान आपका 90 है बटे 360 गुणे में पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर का मान आपका त्रिज्या 21 है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर करो चाहे 2 बार लिख दो, माइनस 1/2 गुणे में आधार आपका 21, यानी आधार भी वही है, लंब भी उतना लंबाई है, तो यहाँ पर भी 21 गुणे 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 त्रिक 21 यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर और इसको इससे भी काट दें, 9 चौक 36 यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब 4 आ गया तो अभी भी इसको चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पर 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 गुणे 3। ठीक है, यानी कि 11, ये आपका 11 गुणे 3
गुणे 21, ठीक है। और उसके बाद बटे में आपका यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लीजिएगा, माइनस 21 का गुणा 21 में यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो 693 बटे में 2, माइनस में 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसका लासा ले लेंगे, 2 हो जाएगा लासा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर आपका 693 माइनस का 441 हो जाएगा। 693 में से 441 को घटाएंगे तो आपका 252 आ जाएगा, बटे में 2 है। इसको फिर काट देंगे इससे तो ये आपका 126 आ जाएगा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने का जो तरीका होता है उसी तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। ये हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका जो फार्मूला होता है, पहले मैं फार्मूला यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, उसके बाद ही सवाल को हल करूँगा, ठीक है। देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई लगाता है तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख के ही लगाता है, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो लिखने का जो तरीका है वो सब लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं, तो मैं भी अपने तरीके से लिख रहा हूँ। L1 प्लस में उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर होता है F1 माइनस का F0, उसके बाद बटे में 2F1 माइनस का F0, उसके बाद माइनस का F2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है और उसके बाद गुणे में H होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, तभी आप बहुलक निकाल पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुलक की बारंबारता की आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो यहाँ पर बहुलक के बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या 10 है, ठीक है। तो इस यहाँ पर 10 को आपको क्या करना है, इसको F1 मान लेना है। इसको क्या करना है, आपको F1 मान लेना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके जो ऊपर की संख्या है और उसके जो नीचे की संख्या है, इसके जो ऊपर वाली संख्या है उसको हमको F0 मान लेना है, ठीक है। और इसके जो नीचे वाली संख्या है इसको हमको F2 मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया है इसी प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक काम और भी करना है, जो बारंबारता के बहुलक की सबसे बड़ी संख्या है उसी वाले कॉलम वाले में से क्या करना है, आपको वर्ग अंतराल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके वर्ग अंतराल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके निम्न सीमा और उच्चतम सीमा के चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले वाले को L1 मानेंगे और दूसरे वाले को L2 मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर L1 और L2 के बीच जितने का अंतर होगा वो आपका H का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 30 और 35 लिखा गया है, तो ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। अब इसमें कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है, तो ये आपका H का मान हो गया। अब यहाँ पे हमारा सारा मान पता हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख लेंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूले में रख लेते हैं। तो L1 का मान हमारा 30 है, उसके बाद प्लस में उसके बाद यहाँ पर F1 का मान हमारा जो है 10 है, तो यहाँ पर 10 माइनस में F0 का मान आपका 9 है, उसके बाद बटे में 2 गुणे F1 का मान आपका कितना है, F1 का मान आपका 10 है, तो यहाँ पर भी 10 रख लिया जाएगा, माइनस में उसके बाद F0 का मान आपका 9 है, माइनस में F2 का मान आपका जो है 3 है, यहाँ पर 3 रख लिया, गुणे में H का मान आपका 5 है, यहाँ पर हमने 5 रख लिया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 30 प्लस 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद बटे में 10 दूना 20 होगा, माइनस का 9 माइनस का 3, तो 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। और उसके बाद गुणे में 5 है तो 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस का 1/20 में से घटाएंगे 8 आएगा, गुणे में 5 है 5 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस का 5/8, ठीक है। तो इसका जो भाग होगा वो आपका 30 प्लस का इसका भाग आएगा 0.625। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30.625। यही इसका बहुलक हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसी प्रकार से बहुलक निकालना होता है,
इसी प्रकार से आप लोग बहुलक हर एक क्वेश्चन के निकालेंगे जब भी किसी क्वेश्चन में बहुलक पूछेगा आपसे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो सवाल है वो आपका दूसरे का 21 नंबर का अंगा सवाल है, ये 21 का अंगा वाला सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रेखाखंड बनाना है इस तरह से, ठीक है। अब इस रेखाखंड के बिंदु कितने हैं? एक का 4 कामा -3 है, ठीक है, और दूसरा आपका 8,5 है, और ये इसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसका कोई बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए कि x, y इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इस विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक है, अनुपात है, वो आपका 3:1 है, 3:1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है इसको, ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना है? इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको? इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानना है, और ये जो अनुपात है इसको m1 और इसको m2 मानना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर इसके जो निर्देशांक का जो सूत्र होता है, यानी ये विभाजन बिंदु का सूत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है x, y बराबर विभाजन बिंदु का सूत्र m1 x2, ठीक है, उसके बाद प्लस में m2 x1, और उसके बाद बटे में m1 प्लस का m2 होता है। कामा लगाएंगे, उसके बाद दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पर, और दूसरा वाला भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में m1 प्लस का m2 होता है। अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं, ठीक है। तो x, y बराबर m1 का मान आपका 3 है, गुणे में x2 का मान आपका 8 है, प्लस m2 का मान आपका जो है m2 का मान 1 है, गुणे में x1 का मान आपका 4 है, बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1, कामा m1 का मान आपका 3 है, गुणे y2 का मान 5 है, प्लस m2 का मान 1 है, गुणे y1 का मान आपका -3 है, बटे में 3 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 × 24 प्लस का 4, उसके बाद बटे में 3 × 1 = 4, कामा 5 × 3 = 15, माइनस का 3 × 1 = 3, बटे में 3 × 1 = 4 हो जाएगा। x, y बराबर इसको लिखते रहें, x, y बराबर 24 × 4 = 28 बटे 4 हो जाएगा, कामा 15 में से 3 निकालेंगे 12/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काटेंगे 7 × 4 = 28, 7 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 यानी 3 आ जाएगा। तो x, y बराबर जो निर्देशांक आएगा वो 7, 3 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 7, 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ये भी उसी चैप्टर से है जिस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति से y के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक रेखाखंड बनाते हैं, 21 का 6 नंबर सवाल। यहाँ पर भी एक रेखाखंड बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है बिंदु 5, -3 होगा, और यहाँ पर जो बिंदु होगा वो 13, y होगा, ठीक है। और उसके बाद इनके जो बीच की दूरी है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 10 मात्रक होगा। यहाँ पर बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक हो जाएगा। अब इसमें आपको y का मान फाइंड आउट करना है। तो y का मान कैसे निकलेगा? वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसको मान लेना है x1 y1, इसको मान लेना है x2 y2, ठीक है। और d का मान आपका 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 बराबर में आपका x2
x2 का मान आपका कितना है, x2 का मान आपका 15 है, माइनस x1 का मान आपका 5 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 का मान आपका y है, माइनस y1 का मान आपका -3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर में 15 में से 5 घटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 10 ही बचेगा, यानी 10 का स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अभी रहने दीजिए, अभी नहीं, अब की बार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग करेंगे तभी इसका रूट हटेगा। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ और इसका रूट हट जाएगा, तो ये 10 का केवल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट हट गया, वर्ग कर दिए तो हम लोग लिख दिए तो वर्ग हो गया, जान लीजिए। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर आपका 100 बराबर, यहाँ पर भी आपका 100 हो जाएगा, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 100 से 100 दोनों तरफ कट जाएगा। मिनट मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर x2 का मान जो है आपका वो 13 है, तो यहाँ पर जहाँ पे x2 है वहाँ पे आपको 13 रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर ये आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा, तो ये दोनों तरफ अब कटेगा नहीं, ये 100 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 64 को अभी इस तरफ रहने दीजिए, या चाहे ले आइए इस तरफ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, और बराबर इस तरफ को हम लोग फार्मूले में तोड़ते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का ये कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 गुणे y गुणे 3। ठीक है, 64 में से 100 घटा दीजिए, 100 में से 64 घटा दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 36, यहाँ पर बराबर में y स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3 दूना 6y हो जाएगा। फिर 9 को इस तरफ लाएंगे तो 36 माइनस का 9 बराबर इस तरफ y स्क्वायर प्लस का 6y बचेगा। 36 में से 9 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 27 आएगा, बराबर में y स्क्वायर प्लस का 6y। फिर इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27, बराबर में आपका एक तरफ समीकरण बन गया, तो 0 लग जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से गुणनखंड बनाएंगे, y स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6y, यहाँ पर ये बनेगा 9 त्रिक 27। ठीक है, यानी कि 9y माइनस का 3y। ठीक है, घटाएंगे 6y गुणा करेंगे 27, बराबर में 0। यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y प्लस का 9 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस का 9 इस ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस 3 आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा और y प्लस 9 यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर y माइनस 3 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो y बराबर प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर y प्लस 9 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो y बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का मान सिर्फ बताना है, तो y का मान ये भी है आपका, लेकिन ये भी है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हमको लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के रूप में 13,3 होगा। ठीक है, 13,3 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगला सवाल हमारा यहाँ से 22 नंबर स्टार्ट हो रहा है। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपदों 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग शून्यक को निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण हमारा है 3x स्क्वायर माइनस x, ये आपका 22 नंबर का पहला सवाल है। ये आपका दिया गया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ठीक है, यही आपका दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड सबसे पहले करिए और शून्य निकालिए। तो इसका गुणनखंड होगा 3x², ठीक है। और यानी कि बाय पदों का जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी इस प्रकार से 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 3x, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग 3x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका x माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक मिनट यहाँ पर आप x कॉमन करिए तो ये आपका 3x बचेगा, केवल x ही कॉमन हो रहा है। उसके बाद प्लस का यहाँ पर 1 कॉमन कर लीजिए तो ये आपका 3x माइनस का 4 यहाँ पे भी बच जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, 3x माइनस 4 आपका एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा और x प्लस 1 आपका ये आपका एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे बराबर आप 0 लगाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0 लगा के हल करेंगे तो 3x माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका पहला शून्यक हो गया, इसको आप अल्फ़ा बराबर मान सकते हैं 4/3। और दूसरा यहाँ से आप निकाल लीजिए x प्लस 1 बराबर 0 लगा के, तो x बराबर ये आएगा -1 हो जाएगा। अब इसको आप चाहे बीटा बराबर मान लो तो बीटा बराबर -1 हो जाएगा। आप संबंधों की जांच करना है तो यहाँ पर आपको एक काम और भी करना होता है। ये जो समीकरण होता है 3x² - x - 4 बराबर 0, ये जो समीकरण होता है इसका स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना भी करना होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ पर आपका a के जगह पे x² का गुणांक 3 है तो a का मान 3 मिलेगा। और उसके बाद b में x का गुणांक b है तो b का मान यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 होगा, ठीक है, क्योंकि चिन्ह माइनस है। और उसके बाद c का जो मान होगा वो c की जगह पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग कर दीजिए जांच, ठीक है। तो जांच कैसे करना है आपको, तो एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान आपका देखिए 4/3 है, तो यहाँ पर 4/3, उसके बाद प्लस बीटा का मान आपका -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर में b का मान आपका कितना है -1 है तो यहाँ पर -1 तो +1 हो जाएगा, बटे में आपका a का मान कितना, a का मान 3 है तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ भी आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान आपका 4/3 है, गुणे बीटा का मान -1 है, ठीक है, बराबर में c/a, c का मान आपका कितना है -4 है, और a का मान आपका कितना है, a का मान आपका +3 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ आपका देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बटा 1 करके लॉसा लेकर के, ठीक है, तो 3 आपका लासा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, बराबर में 1/3 है, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर ये भी बराबर से 2 के आ रहा है। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, बराबर में -4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका बराबर से 2 के आ रहा है, यानी इसका मतलब हम लोगों ने सही हल किया है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना है। तो इसको हल करना है, तो यानी हम लोग इस समीकरण को हल करने के लिए रेडी हैं। तो देखिए इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। जब आपको इस तरह का सवाल मिले तो आपको करिए क्या, सबसे पहले आप उसको दशमलव हटाने की कोशिश कीजिए। तो जितने अंक बाद दशमलव लगा है उसका उतने से क्या करना है, गुणा करके उसको हटा देना है। जैसे यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हमारा सब लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 अंक बाद लगा होता तो हम 100 से गुणा कर देते, ठीक है। ऐसे हमारा एक जो है एक प्रकार से सेटलमेंट हो जाता है। तो सब में 10 का गुणा करेंगे तो सब 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, दशमलव सब हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये आपका हो जाएगा 13। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। और ये आपका हो जाएगा 4x और ये आपका हो जाएगा -5y, बराबर में ये आपका हो जाएगा 7। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण
1 मिनट 2 माने थे, इसको मैं 3 मानूंगा और इसको मैं 4 मानूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको हल करके एक्स वाई का मान आपको निकालना है। तो इसको हल करके एक्स वाई का मान निकालना है तो करना क्या है, इसमें किसी एक समीकरण को आपको बराबर भी करना पड़ेगा, किसी एक पद को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसी में 2 का गुणा करके इसी को बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस का 3 दूना 6y और उसके बाद बराबर में 13 दूना 26। ये आपका ये अगला समीकरण बन गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको मान लेता हूँ, 4 तक मान चुके हैं हम, इसको 5 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 5 में से 4 को घटा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर तो इसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका है 4x माइनस का 5y बराबर में 7। यह आपका कितना है, यह है आपका 4। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस छिपा होता है उसके आगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका माइनस का 4x और ये आपका प्लस का 4x, ये कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस का 5y और ये 6y, तो ये आपका 11y हो जाएगा। और उसके बाद 26 में से 7 को घटा दीजिएगा तो ये आपका 19 आ जाएगा। अब उसके बाद y बराबर ये 11 इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, तो 19/11 आ जाएगा। तो यहाँ से y का हमारा एक मान निकल चुका है। अब x को भी निकालना पड़ेगा। तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे आप समीकरण 3 में रख दो या फिर चाहे 4 में रख दो, किसी में भी रख दो तो निकल जाएगा हमारा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा था, जैसे यहाँ पे -0.7 था, तो यहाँ पर ये भी माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका, अब यहाँ पर ये आपका जुड़ेगा, घटेगा नहीं अब आपका। तो यहाँ पर 7 6 11 यानी कि ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर ये आपका 7 6 13 ये आपका 33 हो जाएगा। ये आपका 33 हो गया, ध्यान रखिएगा 33 हो गया। तो 33/11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 तो यहाँ 33, तो यानी y का मान आपका 3 आ गया। अब अगर इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है 3 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर मैं लिख के हल कर लेता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। समीकरण 3 है आपका 2x + 3y = 13। 2x + का 3y = 13। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये जो y का मान निकल के आया है, y का मान 3 निकल के आया है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो 2x + का 3 गुणे y का मान भी 3 आया है बराबर 13 हो जाएगा। उसके बाद 2x बराबर 3 × 3 = 9 प्लस का 9 बराबर में 13। उसके बाद 2x बराबर इसको इधर लाइएगा तो 13 माइनस का आपका हो जाएगा 9। तो 9 4 13, यानी कि यहाँ पर 2x बराबर आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर 4/2 काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x का मान आपका कितना आ गया, 2 आ चुका है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए, जैसा प्रश्न था हमने वैसा चित्र बना लिया है। इसमें कह रहा था कि कोई एक वृत्त है जिसके किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो उसको सिद्ध करना है कि उनकी लंबाइयां बराबर होंगी या नहीं। तो ये देखिए, ये हमने एक वृत्त बनाया और इसके किसी भी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिद्ध करना है कि इसकी लंबाइयाँ बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है उसको लिख लो।
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू इज इक्वल्स पी आर, यही आपको इसमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ रचना भी करना है। तो रचना हमने जो जो किया है उसको लिख लेते हैं रचना में, ठीक है। रचना में हमने क्या किया है, ओ से क्यू को मिलाया है, ओ से पी को मिलाया है, ओ से आर को मिलाया है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, लिख देते हैं ओ पी कामा ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। इनको सबको हमने आपस में मिला दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को अगर हम समरूप सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो हम समरूप सिद्ध करने के बाद जो है हमारा जो है, अगर हम तीन चीज़ें बराबर दिखा लिए तो समरूप सिद्ध हो जाएगा, और उसी शर्त में हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करते हैं, ये आपको पता है कि ये भी एक प्रमेय होता है कि वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा के बीच यहाँ पर समकोण बनता है, यानी 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण भी बना दिया है। तो अब हम लोग दोनों त्रिभुज लेते हैं और उसमें उपपत्ति के हेडिंग में हम उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज कौन कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू, और त्रिभुज दूसरा हम लोग पी ओ आर लेते हैं, त्रिभुज पी ओ आर। तो हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिया है। अब इसमें हम पहला चीज़ क्या दिखाते हैं, पहला चीज़ बराबर दिखाएंगे, पहला चीज़ हमारा होगा पी ओ बराबर पी ओ, ठीक है। क्योंकि देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमारा जो है पी ओ क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी ओ बराबर पी ओ। और ये दोनों त्रिभुज के लिए क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ओ क्यू बराबर ओ आर दिखाते हैं, ओ क्यू बराबर ओ आर दिखाते हैं, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ क्यू बराबर ओ आर, ये भी बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये भी हमारा निष्कर्ष सिद्ध हो गया। अब उसके बाद एक शर्त अगर हम और दिखा देते हैं तो हमारा समरूप हो जाएगा। यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, कोण देखिए, कोण पी आर ओ, कोण पी आर ओ बराबर इस वाले का कोण होगा पी क्यू ओ, और ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ हमारी बराबर हो गई, तो हमारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी देखिए भुजा भुजा कोण, यानी एस एस ए, इसके अनुसार हमारा ये समरूप हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू, ये हमारा समरूप हो जाए, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी ओ आर के, पी ओ आर के, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो जब ये समरूप हो गए तो अब हम कह सकते हैं कि अतः पी क्यू बराबर है पी आर के, अतः पी क्यू बराबर है पी आर के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पर यह चीज़ें हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हल हो चुका है। एक बार आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से हल हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने शर्त दिखाया है और इसी शर्त पे हमारा सिद्ध हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है, तो सिद्ध करिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन का चित्र कुछ इस प्रकार से बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा था कि एक त्रिभुज ए बी सी है और बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। तो यहाँ पर बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है जो कि उस पर लंब है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कोण ए डी सी, कोण ए डी सी यानी ए ये डी सी, ये वाला कोण बराबर है कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के, यानी इस वाले पूरे कोण के बराबर है, यानी इस वाले पूरे कोण के बराबर है भाई। तो अब यहाँ पर करना क्या है आपको,
यहाँ पर आपको इनको पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। किसको किसको? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसको आपको समरूप दिखाना है। किस वाले त्रिभुज को? किस वाले त्रिभुज से? त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के। तो यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुज ले लिया है। अब इसमें हमारा पहला चीज़ दिया है कोण। पहला चीज़ ये दे रखा है, यहाँ पर देखिए, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये आपका दिया है। कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यहाँ पर लिख लो, दिया है। और उसके बाद दूसरा हमारा बराबर होगा कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर, देखिए कोण ए सी बी कहाँ बना रहा है? ए सी बी, यानी ए वाला कोण बराबर होगा किसके? कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के। तो ये भी बराबर है। और कैसे बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। ए सी, देखिए सी, यहाँ पर सी वाला जो कोण है ये दोनों में आ रहा है, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ जा रहा है और इस छोटे वाले में भी आ रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए, उभयनिष्ठ है तो दोनों में उतना ही रहेगा, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब ये उभयनिष्ठ है तो हमारा ये जो है एंगल शर्त के अनुसार ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो जब ये समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे क्या क्या, सी ए अपान सी बी, सी ए अपान, देखिए यहाँ पर सी ए आपका ये है, इस वाले भुजा सी ए अपान और सी बी, ठीक है। यानी इस त्रिभुज का आपका ये वाला जो है कर्ण हो गया और इस त्रिभुज का कर्ण ये वाला हो जाएगा। तो इनकी कर्ण भुजाएं आपस में बराबर हो गई, संगत भुजा जैसे कह सकते हैं। और इस तरफ सी डी अपान सी ए हो जाएगा, सी डी यानी ये वाला भुजा आधार और सी डी अपान सी ए, और इस बड़े वाले त्रिभुज की सी ए वाला भुजा हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा। अब इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर सी ए का गुणा हो जाएगा, तो सी ए स्क्वायर बराबर, और सी बी का गुणा सी डी में हो जाएगा, तो सी बी इंटू सी डी आ जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध होके आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से हमको यही सिद्ध करना था। तो अगला वाला हमारा जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमको कह रहा है कि बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। तो जब इसका माध्य निकालना है तो सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। तो हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ पहले निकालना पड़ेगा। नंबर एक, हमको मध्यमान निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग x से लिखते हैं, ठीक है, और बारंबारता को f से। उसके बाद फिर यहाँ पर f और x का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो काम हमको क्या करना है, सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तब जो है हमारा जाकर के माध्य निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में माध्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग मध्यमान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर 20 और यहाँ पे 15 है, फिर हम लोग इसका क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और उसके बाद उसमें 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही मध्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 और 10 30, 5 35 हो जाएगा। 35 का आधा आपका 17, 17.5 हो जाएगा, यानी 17.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार हमने सबका जो है गुणा करके लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा और भाग किया, जो आया उसको लिखते चला गया, ठीक है। फिर इसको जोड़ा, 2 से भाग किया, जो आया उसको लिखा। अब हम लोग इसका गुणा करते हैं, एफ और एक्स का, एफ और एक्स का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका गुणा भी करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, ठीक है। जो भी करना चाहिए गुणा भाग करके हमने सारा रेडी कर लिया, ठीक है। इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, यानी इसी प्रकार से गुणा कर लिया है। फिर इसको हमने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद इसको हमने सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखा, ठीक है। तो ये जोड़ने पे हमारा टोटल सब जोड़ने पे 13,640 आया है और इसको पूरा जोड़ने पर 400 आया है। अब माध्य का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो माध्य बराबर होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 13,640 है, भागे सिग्मा एफ का मान 400 है। यहाँ 0 से 0 कट गया और उसके बाद 40 से भाग करेंगे तो यह आपका आ जाएगा ये 34.1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह वाला सवाल मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, ठीक है। तो पहले एक एक करके हम लोग हल करते हैं इसको। तो नंबर 1 देखिए आप लोग, यहाँ पर इस सवाल को कैसे हल करना है ध्यान से समझिएगा आप लोग।
आपके पास देखिए जो पासा होता है, पासे में कुल कितने नंबर होते हैं? पासे में कुल नंबर, तो पासे में कुल आपके 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। तो यहाँ पर जो कुल परिणाम होगा हमारा वो पासे की पूरी नंबर हो जाएगा। तो कुल परिणाम यहाँ हमारा जो बनेगा वो 6 बनेगा। अब चूंकि हमको विषम संख्या देखना है, अब सॉरी अभाज्य संख्या का वो निकालना है, तो इसमें अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? अभाज्य संख्या, तो इसमें कुल हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा? इसमें हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 और उसके बाद 5 हो गया हमारा ये अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम जो बनेगा वो हमारा 3 हो गया। अनुकूल परिणाम बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता जो हमारा होगा, पहला प्रायिकता, इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा 3 है और कुल परिणाम हमारा 6 है। काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अब इसी में देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो था, ये हमारा जो है अंगा 22 का 22 नंबर का चा वाला क्वेश्चन था। अब इसी में एक क्वेश्चन हमारा और भी पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो बी नंबर है इसी में। तो दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहले हमारा जो पासे का कुल नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बराबर 3 हो गया, यही तीनों नंबर मिला करके। ठीक है, क्योंकि 2 और 6 के बीच कोई संख्या का हमको प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर अब कुल परिणाम जो होगा वो कुल परिणाम पूरी नंबर हो जाएगी। तो कुल परिणाम बराबर ये आपका 6 हो जाएगा। तो प्रायिकता लगा दीजिए। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका 3 है, कुल परिणाम आपका 6 है। 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो दोनों का आंसर आपका सेम होगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा जो इसमें शेष क्वेश्चन बच रहा है, देखिए इधर हमारा विस्तृत उत्तरीय बचता है। तो विस्तृत उत्तरीयों का जो हमारा एक वीडियो आएगा वो अलग से आएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन को केवल विस्तृत वाले को ही कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर में भी आपका 1/2 आ रहा है। करेक्ट है इस आंसर का सवाल। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग चुका है, क्योंकि मैंने बैठने के बाद सारा चीज़ इतना मेहनत किया। तो आप लोग का भी रिस्पांस बनता है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।